कर चुके हैं चाप की लंबाई। मेरे हाथ में ऐसा ही एक मॉडल मैंने बनाया है, ये बनाया मैंने, ये लो, ये तिरछे खंड है इस प्रकार का। ये वर्ग पूरा हो गया। मैंने इस सारे तिरछे खंड को उठा लिया और इस पे मैंने त्रिज्या लिख दी, ये आर है और ये भी त्रिज्या आर है। ये तिरछे खंड है जिसका ये कोण निश्चित है 90 डिग्री, चाहे कितना भी हो। ये चाप है, ये आप चाप, ये चाप है, ये रहा, ये तिरछे खंड मैंने उठा लिया है, ये तिरछे खंड है और ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, ये चाप है। मैंने क्या किया, इन दोनों त्रिज्याओं को मोड़ करके संपाती बना दिया और संपाती बनाने के अर्थ है एक दूसरे के चिपका दिया या एक दूसरे के ऊपर रख दिया मैंने। और संपाती करते ही जो एक त्रिविमीय आकृति बनेगी वो एक शंकु बना है। ये आपका एक शंकु बन गया। शंकु का ये वाला भाग आपको वर्त जैसा दिख रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, इस त्रिज्य खंड को मोड़ करके इनकी त्रिज्याओं को संपाती करके और ये बनाया। तो निश्चित तौर पर ये आपको वर्त दिख रहा है, ये वर्ताकार भाग दिख रहा है, ये वर्त की त्रिज्या आर होगी, ये वर्त की त्रिज्या आर होगी। फिर क्या किया, अब ये जो त्रिज्याएं थी, इस वाली त्रिज्याएं ये इसमें बदल गई। ये तिरछी जो बनी है, ये ढलाव बना है, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, एल द्वारा लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ये तिर्यक ऊंचाई, स्मॉल एल या जो भी नाम लेना। अब मैंने क्या किया, यहां से एक तार को यहां डाल दिया और वो यहां निकलेगा, ये ऊंचाई कहलाती है। यहां से छलांग मार लूंगा, यहां आगे गिरूंगा, यहां से मैंने छलांग मारी और मैं यहां ओ पे आगे गिरा, ये ऊंचाई कहलाती है। याद रखिए, ये तिरछी ऊंचाई, ये इसकी त्रिज्या, ये ऊंचाई कहलाती है, एच कहलाती है। तिर्यक ऊंचाई ये केवल ऊंचाई कहलाती है, ये तिर्यक ऊंचाई एल कहलाती है, स्लॉट हाइट कहते हैं अंग्रेजी में इसको, ये त्रिज्या कहलाती है। अब आइए, ये शंकु जो आपका जो चित्र है, आप सॉफ्टी वगैरह खाते हो, इसमें जैसे मैंने ये सॉफ्टी वाला एक आकृति बना ली। आइसक्रीम डलवाते हो, इसमें डलवा लेते हो, आइसक्रीम वाला इसमें डाल देते हैं, शायद इसके समेत ही आप इसको खा लेते हो। ये जो जोकर की टोपी भी एक शंकु का उदाहरण है। ये 2-3 उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। ये शंकु के मैं फटाफट से सूत्र ले लेता हूँ। नंबर 1, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पाई आर एल, ये एल तिर्यक ऊंचाई है, आर त्रिज्या है। नंबर 2, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हिंदी लिख रहा हूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्लस आधार का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। मैं पहले बता चुका हूं, शंकु का आधार वर्त होता है, ये शंकु है, इसका आधार वर्त हुआ, ये शंकु है। सिर्फ आपको वक्र पृष्ठ ऊपर लिखा हुआ पड़ा है पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल होता है वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो कॉमन ले लें, पाई आर कॉमन ले लिया, बचा एल प्लस आर। ये फाइनल आप सूत्र याद रख सकते हो, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर जो तीसरा आपका वो सूत्र है, इसका आयतन, यानी शंकु का आयतन। मैं पहले इसकी हिंदी लिख रहा हूं, फिर इसका गणित लिखूंगा। बेलन के आयतन का तीसरा भाग होता है, बेलन का आयतन और बटे में 3, ये याद रखेंगे। आपसे कोई हिंदी में पूछ ले कि शंकु का आयतन का बेलन के आयतन से क्या संबंध होता है, आप कहोगे शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 या तीसरा भाग होता है। बेलन का आयतन आपने पहले याद कर ही लिया है, पाई आर स्क्वायर एच होता है और बटे में 3। इस प्रकार शंकु का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3। शंकु के बाद अगली चौथी जो आपकी त्रिविमीय आकृति है, वो आकृति है गोला। मैं फटाफट गोले के सूत्र लिख देता हूं, और गोले को आप फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट वाली बॉल उसके रूप में आप देख सकते हो। मैं एक चित्र बना रहा हूं, ये मैंने गोला बना दिया, आप कहोगे गोला नहीं है, मेरी नजर में भी ये गोला नहीं है, और क्योंकि ये वर्त है तो इस वर्त का केंद्र ले लिया, और मैंने ये त्रिज्या दिखा दी आर, एक त्रिज्या मैंने ये और दिखा दी आर, एक त्रिज्या और भी दिखा सकता हूं आर। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये गोले का चित्र, रेखा चित्र है केवल
क्योंकि मैंने पहले भी बताया था गोला एक त्रिविमीय आकृति है जिसको बोर्ड के ऊपर दर्शा नहीं पाते, लेकिन मैंने 3 त्रिज्याएं दिखा दी, एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये जेड एक्स यो है, मैंने बताया था ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के लंबवत होते, तो कुल मिलाकर के मैं इसको गोला कह सकता हूँ। कुछ नहीं ज्यादा, नंबर 1 ये गोला था, और इसको यदि जैसे आपकी बॉल है, इसको यदि मैं काट दूं तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी जिसको अर्धगोला कहते हैं। ये अर्ध माने आधा गोला है, ये अर्धगोले का चित्र है, अर्धगोला। ये आपका स्फीयर बोलते हैं, ये गोला हो गया और ये अर्धगोला। अर्धगोले की आर्म में यदि आपको त्रिज्या आर दिखा सकता हूँ, ये भी इसकी आर दिखा सकता हूँ, ये अर्धगोला। नंबर 1 गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र घुमावदार होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आया, क्यों आया, बहुत लंबा विषय है, पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। नंबर 2 इसका आधा कर दो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र और संपूर्ण दोनों एक ही होते हैं, याद रखेंगे आप। गोले का वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधा कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर। नंबर 3 ये बहुत ही मोस्ट, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ में 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर और जोड़ दो, मेरे पास वो बॉल नहीं है, नहीं तो उसको काट के मैं बता देता, 3 पाई, वैसे आसानी से याद हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। और नंबर 4 गोले का आयतन, गोले का आयतन और बड़ा प्रिय बच्चों को, बहुत प्रिय सूत्र है बच्चों को, 4/3 पाई आर की घात 3। अर्धगोले का आयतन, इसका आधा कर दो, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो 1/2 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब, काट दो इसको 2 से, तो अपना फाइनल सूत्र क्या हुआ, 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपकी सारी आकृतियों के जो हमारे सिलेबस में है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, मैंने क्रम वाइज जिस प्रकार ये आपके हैं उस प्रकार मैंने सूत्र बताने का प्रयास किया है। ये कैसे बना, क्यों बना, बताने में बहुत समय खराब होगा, इसलिए आप इनको, क्योंकि कुछ एक सूत्र तो ये मेमोरी पर आधारित होते हैं, ये स्थायी मेमोरी होती है, हम बार बार यदि इनको दोहरा लेंगे तो हमारी स्थायी याददाश्त में चले जाएंगे ये, और नहीं तो अगर हम 20 दिन छोड़ देंगे डिलीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार इन सारे सूत्रों को आप थोड़ा अभ्यास कर लें। अगले वीडियो में मैं इसी प्रश्नावली अध्याय 16 के और 9वीं क्लास की भी एक प्रश्नावली है, पूरी प्रश्नावली है, उसमें शायद गोला नहीं है, बेलन तक है, 8वीं में भी बेलन तक है, घन, घनाभ और बेलन है। इसलिए सारे विद्यार्थी चाहे 8वीं के हों, 9वीं के हों, 10वीं के हों, ये बेसिक चीजें यहाँ तक के सूत्र आपको याद होने चाहिए। उसके बाद क्लास वाइज ले लेकर के मैं अगले वीडियो में आपको और बताने जा रहा हूँ। धन्यवाद। आइए बच्चों, कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 16.1 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली प्रश्नावली है। पहले भी बता चुका हूँ, 6 नंबर का यह बड़ा सवाल आता है। पहला सवाल है, एक घनाभ 12 सेमी लंबा है और 9 सेमी चौड़ा है और 5 सेमी ऊंचा है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। मैंने घन और घनाभ, क्योंकि 16.1 में केवल घन और घनाभ से संबंधित क्वेश्चन है, मैंने सारे सूत्र लिख दिए। घन आपके सामने चित्र भी बना दिया मैंने, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, आयतन है भुजा की घात 3, या भुजा गुणा भुजा, या 3 बार भुजा आप कर सकते हो। ये लिख सकते हो l की घात 3, l या भुजा हो सकती है, या a की घात 3, a या भुजा हो सकती है। इसके बाद घन का विकिरण वर्गमूल 3 गुणा भुजा होता है। इसी प्रकार मैंने घनाभ का चित्र भी बना दिया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हिंदी नहीं लिख पाया मैं, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इसको ऐसे हल कर दें। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों भुजाओं का गुणनफल होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का, या l गुणा b गुणा h होता है। विकिरण है वो वर्गमूल लंबाई स्क्वायर प्लस
चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, आप अंग्रेजी में लिख सकते हो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ये भी आप याद रख सकते हो। अब अपना जो सवाल नंबर पहला है, इसमें दिया हुआ क्या है, लंबाई दी हुई है, आप हिंदी में लिख सकते हो, दिया हुआ यहाँ लिख देंगे लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई आप लिख सकते हो हिंदी में भी, और चौड़ाई वो 9 सेमी, और ऊंचाई है वो भी लिख सकते हो 5 सेमी। चाहो तो यहाँ अंग्रेजी लिख दो एल बी और एच लिख सकते हो, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें घन और घनाभ का चाहे जो भी ज्ञात करना हो, पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, आयतन ज्ञात करना हो, हमें केवल भुजाओं की आवश्यकता होती है। कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है जहां भुजा का जिक्र नहीं आया हो, यहाँ भी भुजा, यहाँ भी भुजा, यहाँ भी भुजा, ये भी भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भुजाएं हैं, तो हमें केवल और केवल भुजाओं की आवश्यकता होती है, और वो सारी आवश्यकता पूर्ति दिए गए प्रश्न में हमें प्राप्त है। लंबाई प्राप्त है, चौड़ाई प्राप्त है, ऊंचाई प्राप्त है, दो बातें पूछी गई हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला पार्ट आप इसको लिखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका सूत्र मैं पहले हिंदी में लिख देता हूँ, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई और प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ऊंचाई गुना लंबाई, चाहे एल भी वो सूत्र लिखें, 2 गुना सब कुछ आपके पास है, लंबाई उठाइए यहाँ से 12 सेमी हटा दें, गुना चौड़ाई उठाइए यहाँ से 9, प्लस चौड़ाई यहाँ लिख चुके हैं 9, प्लस ऊंचाई 5, और यहाँ प्लस यहाँ गुना, सॉरी यहाँ गुना, और प्लस ऊंचाई फिर से 5, और लंबाई आपके सामने 12 है। इन सब का आप गुना जोड़ घटाव कर ले, 2 का 2 रहने दें, कोष्टक का कोष्टक, कोष्टक के अंदर 2 चिन्ह है, एक तो गुणा का और एक जोड़ का, तो निश्चित तौर पर पहले हम गुणा का चिन्ह हल करेंगे, BOD बोडमास के फार्मूले से, B फॉर ब्रैकेट हल करेंगे, O फॉर ओ मानी का होता है, D फॉर डिवाइड मानी भाग होता है, यहाँ डिवाइड दिया हुआ नहीं है, M मींस मल्टीप्लाई मानी गुणा होता है। तो इसके बाद ये नहीं हमारे, ये हमारे पास है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हमारे पास, और ऐड मानी जोड़, ये जोड़ है। इन दोनों में सबसे पहले m आता है, मल्टीप्लाई आता है, पहले गुणा कर लें, 12 में 108 होता है, प्लस 9 पंजे 45 होता है, और प्लस 12 पंजे 60 होता है, और इन सब का जोड़ कर लेंगे, 2 का 2 रहने दें, और यहाँ जोड़ेंगे 5 8 13 का 3 असल 1, 6 4 10 10 और 11 का 1 असल 1, और 1 और 1 2, 213 आ चुके हैं, और 2 गुना 200 कोष्टक हटा दें, कोष्टक आखिरी गुना होता है 213, और 213 को 2 से गुणा करेंगे 426 आएगा। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना था, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की इकाई घात 2 होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की घात 2 लगा दें, और मीटर है तो मीटर की घात 2 लगा दें, ये ध्यान रखिए। और आयतन यहाँ नया है, आयतन की इकाई जो होती है वो घात 3 होती है, यहाँ याद रखिए घात 3, और क्षेत्रफल की इकाई घात 2 होती है, या इसको वर्ग भी कहते हैं, स्क्वायर भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये पहले प्रश्न में आपकी ये समस्या हल हो गई है। अब आइए आयतन ज्ञात करना है, दूसरा भाग हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन, और आयतन का सूत्र आपके सामने है, और आयतन का घनाभ गुणुक नाम नहीं लिखूंगा मैं, आयतन लिखूंगा सिर्फ, और आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई आपके पास है 12, और चौड़ाई आपके पास 9 है, ऊंचाई आपके पास 5 है, और 12 में 108 और गुणा में 5, पहले मैंने 2 पदों का गुणा कर लिया, उसको अलग से छोड़ दिया, 108 को 5 से गुणा कर दें, 8 को 5 से किया 40, 100 को 5 से किया 500, अर्थात 540 आपका प्राप्त हो गया, क्योंकि ये हमारा आयतन था। मैं बता चुका हूँ आयतन में उसकी इकाई के ऊपर घात 3 लगा देते हैं, या हिंदी में आप लिख सकते हैं घात 3 को घन कहते हैं, घन सेंटीमीटर। और ये आपका पहला क्वेश्चन की दूसरी समस्या हल हो चुकी है। सवाल नंबर 2, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है, इन्हें पिघला करके एक नया घन बनाया गया है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैं चित्र द्वारा बता रहा हूँ, एक 3 घन है, पहला घन बड़ा है जिसकी भुजा 8 सेमी है, ये पहला घन, और इसकी भुजा पर, ये आपको बनाना नहीं है वैसे समझाने के तौर पे, प्रत्येक भुजा लंबाई भी 8 सेमी, चौड़ाई भी 8 सेमी और ऊंचाई भी 8 सेमी। दूसरा घन ये है,
दूसरे घन की जो भुजा है वो 6 सेमी है, दिखने में इससे थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। ये इसकी प्रत्येक की भुजा जो है वो 6 सेमी है, और ये 6 सेमी, लंबाई भी चौड़ाई भी 6 सेमी और ऊंचाई भी 6 सेमी। मैंने बताया था घन ऐसे षटफल की आकृति होती है जिसका प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान प्लस। तीसरा थोड़ा छोटा बना देता हूँ, और तीसरे की जो भुजा है वो क्या है, 1 सेमी है। प्रत्येक भुजा कितना सेमी है, ये भी 1 सेमी, लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई सारी 1-1 सेमी है। ये तीनों मान लेते हैं गीली मिट्टी के बने हुए, किसी बच्चे ने बना दिए, और आपने क्या किया, इन तीनों को तोड़ करके और बच्चे को कहा कि आज मैं तेरे को थोड़ा बड़ा घन बना करके दे देता हूँ, और आपने इसको तोड़ करके, इन तीनों को तोड़ करके और एक बड़ा सा घन बना दिया। और इस बड़े वाले घन का आपको क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये 8 सेमी भुजा का, 6 सेमी भुजा का, 1 सेमी भुजा का, इन तीनों को तोड़ करके आपने क्या बना दिया, एक नया घन बना दिया। ये क्या बनाया, नया घन। ये एक ऐसा एग्जाम्पल भी आपके आपको इस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके सामने है 6 गुना भुजा स्क्वायर, अर्थात इसकी भुजा नहीं है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको इन चीजों की, किस चीज की आवश्यकता है, भुजा की आवश्यकता है, 6 गुना भुजा, और आपके पास भुजा नहीं है। इसलिए भुजा ज्ञात करने के लिए, इसकी भुजा ज्ञात करने के लिए, क्योंकि इसमें जो मिट्टी लगी है प्लस इसमें जो मिट्टी लगी है, इसमें जो मिट्टी लगी है, तीनों मिट्टियों को मिला करके नए में मिट्टी लगी है, अर्थात इसमें मिट्टी कितनी लगी हुई इसका आयतन होगा, इसमें कितनी लगी इसका आयतन होगा, इसमें कितनी लगी इसका आयतन होगा, और नए में कितनी लगी है इसका आयतन होगा। हमें क्या करना, तीनों के आयतनों को जोड़ करके नए का आयतन प्राप्त कर लेंगे, बारी बारी से तीनों का आयतन ज्ञात कर लेंगे। नंबर 1, फर्स्ट घन का, पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन। मैं भुजा वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, भुजा लिखी पड़ी है, आपको पता है भुजा की घात 3 होता है आयतन, वो लिखा हुआ है, घन का आयतन भुजा की घात 3 होता है, और ये भुजा की घात 3 लिख दिया। इसके बाद भुजा की घात 3 यही कर रहा हूँ, भुजा हमारी 8 सेमी है, 8 की घात 3 का अर्थ पहले बता चुका हूँ, घातांक नियम में भी 8 गुना 8 गुना 8 लिख सकता हूँ, 8 गुना 8 गुना 8, और 8 को 3 बार गुना करोगे 512 आएगा, सेमी की घात 3 लगाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था आयतन की इकाई घात 3 होती है, 512 घन सेमी। नंबर 2, सेकंड घन का आयतन, सेकंड घन का आयतन बिल्कुल एक लाइन है सबकी, आ लिखा हूं केवल, वही भुजा की घात 3, लिखने की बार बार आवश्यकता नहीं है, और भुजा हमारी कितनी है, 6 सेमी है, 6 की घात 3 का अर्थ है 6 को 3 बार गुना कर लेंगे, 6 को 3 बार गुना, यदि आपको याद नहीं है तो 6 6 36, और 36 को 6 से गुणा कर लेंगे, 216 आएगा, सेमी की घात 3 लगा देंगे। तीसरे घन का आयतन, नंबर 3rd घन का आयतन, 3rd घन का आयतन आप लिखेंगे, सिर्फ इतना लिख लें, भुजा की घात 3 लिख में कोई बात नहीं है, लेकिन बार बार समय खराब होता है, और भुजा हमारी 1 है, 1 की घात 3 का अर्थ होता है 1 गुणा 1 गुणा 1, अर्थात 1 को चाहे कितनी बार गुणा कर ले उसका गुणनफल 1 ही प्राप्त होगा, अर्थात इसका आयतन आ गया 1 घन सेंटीमीटर। अब इन तीनों को तोड़ करके नया बना दिया गया है। अब नए घन का हम आयतन ज्ञात कर लेंगे, और वो नए घन का आयतन क्या आएगा वो मैं याद रख रहा हूँ, जोड़ कर लेंगे। नए का आयतन, नए घन का आयतन, नए घन का केवल आ लिख रहा हूं, और कितना, पहले घन का आयतन 512, दूसरे घन का आयतन 216, और तीसरे घन का आयतन 1 घन सेमी। जोड़ेंगे 5 और 1 6, 6 और 2 8, उसके बाद 5 और 6 8, 1 और 1 2, और उसके बाद 5 और 2 7, 729 आएगा, जोड़कर तो गया 1 6 1 7 और 2 9, 729 घन सेंटीमीटर। किसका आयतन प्राप्त हुआ, नए घन का आयतन प्राप्त हुआ। किसी भी घन का आयतन दिया हो उससे हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं, और वो बता रहा हूं मैं, नए घन का आयतन। तो आयतन के लिए 216 आया, तो आयतन का सूत्र लिख दो, भुजा की घात 3 बराबर
729 और भुजा बराबर पहले भी जिक्र आया था, घनमूल लगा देंगे, यहाँ छोटा सा तिया लगा देंगे, इसे करने की घात 3 बोलते हैं। 729 और 729 का घनमूल ज्ञात कर लेंगे। और 729 का घनमूल का अर्थ है कि किस संख्या को किस संख्या से गुणा किया कि 729 प्राप्त हुआ। यदि आपको घातांक नियम से 729 का घनमूल ज्ञात करना है तो मैं घातांक नियम से बता देता हूँ, या अभाज्य गुणनखंड से भी मैं घनमूल बता देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड कर देता हूँ, घनमूल ज्ञात करने का तरीका बता देता हूँ। घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करें, 2 से भाग नहीं जाता, 3 क्योंकि इकाई बता चुका हूँ, इकाई 2 4 0 2 4 6 8, तो 2 से भाग 3 से भाग जाने के लिए 9 में 2 जोड़ दिया 11 में 7 जोड़ दिया 18, अंकों का जोड़ 18 आ रहा है। 18 में क्या 3 का भाग जाता है, 6 3 18 3 का भाग जाता है, पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 से भाग करिए, और मैं रफ करिए, मैं 3 से भाग करके बता देता हूँ, घनमूल निकालने का तरीका बता रहा हूँ। 3 से भाग किया, 3 दूनी 6, 1 उतारा 3 चौके 12 और 3 3 9, अर्थात 343 आ चुका है। अब भी ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा ध्यान कर लें। 3 में 4 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 9, 9 में 3 का भाग जाता है, पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। 343 में भी 3 का भाग लगा देंगे, 3 का भाग लगाया 3 3 एकम 3 बच गया, उतारा 4 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 था नहीं, गड़बड़ किया अभी मैंने, 3 से भाग दिया, यहाँ गड़बड़ कर दिया, यहाँ गड़बड़ कर दिया। 729 को मैंने 3 से भाग दिया था, और सॉरी माफी चाहता हूँ, 3 दूनी 6 और 12 3 चौके 12 और 3 3 9, 243 आएगा भाई। 243 में क्या 3 का भाग जाता है, देख ले। 243 में अंकों का जोड़ कर ले, 3 और 4 7 और 2 3 का भाग दे दो। 243 में 3 का भाग दिया, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, ये 24 आया और 81 आ जाएगा। और 81 में 3 का भाग दिया 27 आ जाएगा, 27 में 3 का भाग दिया 9 आ जाएगा, 9 में 3 का भाग दिया 3 आएगा, 3 में 3 का भाग दिया 1 आएगा। अर्थात हम ये कर लें, ये कोष्टक लगा देता हूँ, करनी यहाँ से ये हटा दूँ तो उसकी घात कोष्टक लगा करके घात 1/3 आ जाती है। यहाँ करनी में यहाँ तिया लिखा हुआ है, उसकी घात 1/3 होती है। मैंने करनी चिन्ह हटा दिया, ये करनी चिन्ह कहलाता है। ये सारा लिख दिया 3 3 3 3 3, यानी 6 बार 3 लिख दिया, 2 3 4 5 और 6 बार लिख दिया। कोई अंक जितनी बार गुणा होता है उतनी उसकी घात होती है, और 1/3। अब मैं आपको घातांक नियम बता चुका हूँ, यदि घात की घात हो तो घात आपस में गुणा हो जाती है। 6 गुणा 1/3, और इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, अर्थात 3 की घात 2, अर्थात 3 की घात 2 क्या होता है, 9 होता है। अर्थात इस नए घन की भुजा 9 सेमी आ चुकी है। आपको नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपके सामने है। 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा आपके पास है, 6 गुणा भुजा कितनी है, 9 है, 9 का स्क्वायर। पहले स्क्वायर कर दें, 9 9 81, 81 को 6 से गुणा कर दें, 6 एकम 6, 6 8 48, क्योंकि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल की इकाई घात 2 होती है। सेमी है तो सेमी की घात 2, और मीटर है तो मीटर की घात 2। इसमें जो एक बात आई, इसमें मेरा इतना टाइम खराब हुआ है, मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ आप 9-10 तक घनमूल याद कर लें, मैं 2 मिनट का समय लेकर घन और घनमूल यहाँ बता रहा हूँ। सवाल नंबर 2 हो चुका है, घन और घनमूल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ घन, जैसे मैंने, घन का अर्थ होता है किसी संख्या को उसी संख्या से, अंकगणित में अर्थ है घन का। वैसे अर्थ ज्यामिति में जो ठोस ज्यामिति थी उसमें घन का अर्थ अच्छी तरह बता चुका हूँ। घन का गणित, उसमें अंकगणित में क्या अर्थ है, किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा कर देंगे, घन कहलाता है। घन संख्याएं बता रहा हूँ मैं यहाँ, जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, 1 को 3 बार गुणा कर दिया, और 1 की घात 3, घात 3 को हिंदी में घन कहते हैं, अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं, और 1 की घात 3 1 होता है। 1 ले लिया का घनमूल, मैं यहाँ घनमूल जोड़ रहा हूँ, मूल शब्द आया है, और घनमूल के लिए ये चिन्ह लगा करके यहाँ 3 लगा देंगे, इसको कहते हैं कर्ण की घात 3, और यहाँ 1 लिख देंगे, और इसका घनमूल क्या हुआ, 1। इसके बाद 2 को
2 से 3 बार गुणा करते हैं, 2 की घात 3 होता है, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 आएगा। इसलिए 1 का घन तो हुआ, ये घन संख्या है अभी, 1 का घन तो हुआ 8, और 8 का घन मूल क्या होगा, 8 का घन मूल होगा, लिखेंगे ऐसे 8, यहाँ 3 लिखेंगे और 2 लिख देंगे। इसका घनमूल ये इनमें से 3 समूह में से 3 अंकों के समूह में से एक ले लेते हैं। सेव होने से 3 का घन का अर्थ है 3 गुणा 3 गुणा 3, और 3 को 3 बार लिखेंगे तो 3 की घात 3, अर्थात 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 दिए 9, 9 दिए 27, और 27 का घनमूल क्या होगा, घनमूल का चिन्ह लगा दें, यहाँ करने का 3 घात 3 लिख देंगे, या 27 लिख दें, और वो क्या लिखेंगे 3। इसके बाद 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, और 4 की घात 3, 4 को 3 बार गुणा करेंगे 64 आएगा, और 64 का घनमूल क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, करने का 3 यहाँ 64, और घनमूल होगा 4। इसी प्रकार 5 पे आ जाओ, 5 को 3 बार गुणा कर देंगे, और 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की घात 3 यानी 5 का घन, और 5 का घन होता है 125, और 125 का घनमूल क्या होगा, 125 को करनी में डाल दें, यहाँ 3 लिख दें, यहाँ 125 लिख दें, और इनमें से एक अंक ले लें यानी 5 ये होगा। इसके बाद 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 का घन यानी 6 का घन या 6 का क्यूब, और यहाँ लिखेंगे 216 होगा, और 216 का घनमूल क्या होगा, ऐसे प्रकट कर देंगे, 3 यहाँ लिख देंगे, यहाँ 216 लिख देंगे, यहाँ 6 लिख देंगे। इसके बाद आ जाओ 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 को 3 बार गुणा कर देंगे, और गुणा करेंगे वो आएगा 343, और 343 का घनमूल क्या होगा, 7 7 49, 49 को 7 से गुणा कर लो, 7 49 को गुणा करें, 9 7 63, असल 6, 63 का 3 असल 6, 7 चौके 28, और 28 और 6 34, अर्थात 7 को 3 बार गुणा किया 343 प्राप्त हुआ, और इसका घन 6 7 का घन तो 343 है, और 343 का घनमूल है, ऐसे लिखेंगे, 3 लिखे 343 लिख देंगे, यहाँ 7 लिख देंगे। अब आ जाओ 8 का घन, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 3 बार लिख दिया, 8 का घन लिख दिया, और 8 का घन होगा 512, 8 को 3 बार गुणा करेंगे, मैं गुणा करके बता रहा हूँ, 8 को 8 से गुणा किया 64 आया, और 64 को एक बचे हुए 8 से गुणा किया, और 512 आएगा, और 512 का घनमूल क्या होगा, यहाँ घनमूल का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ 512 लिखेंगे, यहाँ 8 होगा। इसी प्रकार 9 का घन क्या होगा, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 की घात 3, और वो होगा 729, जो इसी सवाल में हमने किया था। 729 का घनमूल, क्योंकि कुछ है कि याद रखने वाले घनमूल 729, इसको पढ़ेंगे घनमूल 729, और यहाँ क्या आएगा 9 आएगा। इसी प्रकार 10 का करेंगे तो आपको पता है 10 गुणा 10 गुणा 10 1000 होता है, 1000 का घनमूल 10 होगा, घनमूल 1000, और यहाँ क्या लिखूंगा 10 लिखूंगा। अब दोबारा बता रहा हूँ, 1 8 27 64 125 216 343 512 729 और 1000 ये घन संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं कहलाती है। अर्थात यदि इनके अभाज्य गुणनखंड करके 3-3 के अंकों के सेम समूह 3-3 अंकों के सेम अंकों में से एक अंक ले लेंगे, वो घनमूल कहलाता है। जैसे 1 का घनमूल 1 होगा, 8 का घनमूल 2 होगा, 2 का घन 8 होगा, 27 का घनमूल 3 होगा, 3 का घन 27 होगा, और 64 का घनमूल 4 होगा, 4 का घन 64 होगा, 5 का घन 125 होगा, 125 का घनमूल 5 होगा। इस प्रकार घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत संक्रियाएं हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली में कई जगह डायरेक्ट हमें घनमूल ज्ञात करना होता है। 10 तक तो हम याद रख लेते हैं, उसके बाद यदि हमें घनमूल ज्ञात करना हो तो दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके 3-3 अंकों के जोड़े बना लेते हैं। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में आइए।